नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरु कंसेप्ट चैनल में। मैं मनोज मिश्रा। देखिए, साइंस वन के जो 3 चैप्टर है, पहले ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका अगर आपको रैपिड रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन मतलब फास्ट रिवीजन करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट में उसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए, यहां से आपने टेक्स्ट बुक लिया, टेक्स्ट बुक लेने के बाद आप सबसे पहले क्या है, ग्रेविटेशन क्या होता है वो आपने पढ़ लिया। ग्रेविटेशन क्या होता है शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशन फोर्स। उसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था F=gmm/r²। वो आपने पढ़ लिया, आपका काम आसान हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर से, तो देखिए सिंपल है। अगर आप सर्कुलर मोशन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या जानते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो उसके मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन कहते हैं, साथ में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, उस कंडीशन में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर की तरफ, उस सर्कल के सेंटर की तरफ क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, मूव करते समय सर्कल के सेंटर की तरफ जो फोर्स अप्लाई करता है वो फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आपका काम आसान हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, देखिए केप्लर्स लॉज और केप्लर्स फर्स्ट लॉ अगर आपको पढ़ना है तो आपने सीधे सीधे क्या करना, केवल बाय हार्ट करना। द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी। मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लेनेट की जो ऑर्बिट होती है वो क्या होती है, इलिप्स होती है, अंडाकार होती है, और उसके एक सेंटर पे, उसके एक फोकस पे क्या होता है, सन होता है। ये पहला रूल है। दूसरा, अगर केप्लर्स लॉ अगर आप देखेंगे तो क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट, जो लाइन क्या करती है, प्लेनेट और सन को ज्वाइन करती है, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या करती, स्वीप करती है, कवर करती है। मतलब क्या है, गाय को आपने क्या किया, खूंटे से बांध दिया, ठीक है, खूंटे से बांध दिया। खूंटे से बंधी हुई जो गाय की जो रस्सी है उसको आपने मान लिया क्या है, ये रेडियस है। किसका, रेडियस है, उस क्या है, प्लेनेट का। और वो जो खूंटा है ना, जो खूंटा है वो क्या है, वो आपका क्या है, सन है। जी हाँ, खूंटा आपका क्या है, सन है, और जो गाय है वो क्या है, प्लेनेट है। गाय जो है वो क्या है, सन के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो सिंपल सी बात है, गाय बड़ी समझदार है। आप आपके जो पड़ोसी है, 10 मिनट आपके खेत में घास चरती है, 10 मिनट आपके पड़ोसी के खेत में घास चरती है। 10 मिनट में उसने मान लीजिए कितना, 400 स्क्वायर फीट का एरिया उसने क्या किया, चर डाली, कवर कर लिया। तो आपके पड़ोसी के खेत में भी जाएगी तो 10 मिनट में उतना ही चरेगी भाई, क्योंकि दोनों को बराबर नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो यही बात हो जाती है कि सन और प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है, कवर करती है। ये दूसरा। केप्लर्स थर्ड लॉ जो है वो क्या है, तो केप्लर्स थर्ड लॉ में अगर आपने देखा है तो सीधे सीधे जो टाइम पीरियड होता है, रिवॉल्यूशन टाइम जो होता है, ठीक है, यानी कि जो प्लेनेट मूव कर रहा है सन के अराउंड, जो टाइम वो ले रहा है एक रिवॉल्यूशन करने के लिए, उस टाइम पीरियड का क्या किया आपने, स्क्वायर कर दिया। और सन और प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन, मतलब जो रेडियस है प्लेनेट की, उसका क्यूब कर दिया। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। द स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम एंड क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यही क्या है हमारा, केप्लर्स थर्ड लॉ है। ये आपका काम हो गया। अब उसके बाद फिर सीधे सीधे कहां पे चलते हैं, इतने से आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। शॉर्टकट रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। दूसरा आपको क्या पढ़ लेना है, दूसरा आपको पढ़ लेना है रिलेशन, किसमें, जी एंड जी में। तो जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपान क्या, आर स्क्वायर। जी गुड मॉर्निंग R2, जी गुड मॉर्निंग R2। इतना पढ़ लिया, आपका काम क्या होगा, इधर से आसान हो जाएगा। उसके बाद अगर थोड़ा सा और अगर आपको इसमें डीप में जाना है तो आपको मालूम है ना कि जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है। तो ये देखिए अर्थ है, इसका क्या है, पोल है, पोल पे रेडियस क्या है, कम है, तो पोल पे
ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये इक्वेटर है, रेडियस ज्यादा होती है तो ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। अर्थ से ऊपर या नीचे जाने पे, यानी कि हाइट पे या डेप्थ में जाने पे ग्रेविटी क्या होती है, कम होती। वो पढ़ लिया आपने। और क्या पढ़ लिया आपने, मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ लिया। तो आपका काम क्या हो गया, आसान। पहला चैप्टर यहां तक अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आपको सारे क्वेश्चंस लगभग मिल जाएंगे। फ्री फॉल का फार्मूला आपको मालूम ही है। आपको क्या फार्मूला पता है फ्री फॉल का, V इक्वल टू GT। ये मतलब BG2 ये पढ़ लिया आपने, BG है ये, VGT। दूसरा क्या होता है, S इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। तीसरा क्या होता है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर, तो होता नहीं इसमें, 2GS। ये तीनों फार्मूला, ये क्या फ्री फॉल के। आपका चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है लिखा वहां पे, देखिए दूसरा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, डोबेराइनर ट्रायड्स पढ़ना है। डोबेराइनर ट्रायड्स क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में आप जान लीजिए। सीधी सीधी बात है, डोबेराइनर ने क्या किया, समान गुणों वाले यानी कि सेम प्रॉपर्टीज वाले तीन तीन एलिमेंट का क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया। उसको क्या नाम दिया उन्होंने, ट्रायड्स नाम दिया। उसकी कुछ विशेषता थी कि किसी ट्रायड्स में जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। और किसी ट्रायड्स में पहले और तीसरे वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसको ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट्स है किसी भी ट्रायड्स में डोबेराइनर के, उसका एटॉमिक मास का एवरेज जो होता है वो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। यानी कि सीधे सीधे समझ लीजिए कि आप तीन भाई हैं, 1 2 3, तीनों की प्रॉपर्टी अगर सेम है तो आपके पास 10 रुपया है। सबसे छोटे वाले भाई के पास कितने हैं, 20 रुपए हैं। तो बीच वाले के पास मालूम हो जाएगा कितने होंगे, 10 प्लस क्या 20 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज आपने निकाला, ये कितना आया 15। तो मिडिल वाले के पास कितने होंगे, 15 रुपीज। यही तो है डोबेराइनर ट्रायड्स, और क्या है, पढ़ लिया आपने। उसके बाद फिर आप न्यूलैंड ऑक्टेव्स पढ़े। न्यूलैंड ऑक्टेव्स का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, आप ग्रुप बनाना शुरू किए। जैसे सिंपल चीजें होती है, सरगम पढ़ते हैं, सारे ग म प ध नि सा, तो 8वें नंबर पे फिर से सा आ जाता है। तो न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। अरेंज करने के बाद क्या पाया कि एवरी 8th एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी टू फर्स्ट। यही क्या हो गया, न्यूलैंड ऑक्टेव्स हो गया। बट इसकी लिमिटेशन भी आप पढ़ना, ये न्यूलैंड ऑक्टेव्स कहां तक, कैल्शियम तक अप्लाई होता है। कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं उसको अगर पहला मान करके आपने काउंट किया तो जो 8वां एलिमेंट आएगा दोनों की प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, न्यूलैंड ऑक्टेव्स हो गया। उसके बाद फिर बात कहां से आई, उसके बाद कहां पे आप आ गए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो देखिए सीधी सीधी चीज है कि Mendeleev was first scientist who arranged all those elements that were discovered at a time। उस समय तक डिस्कवर्ड सभी एलिमेंट को उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, जगह दिया, प्लेस किया। साथ में ये भी आपने देखा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या है, 7 हॉरिजॉन्टल्स रोज होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है। 8 वर्टिकल्स कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे ऐसे, उनको क्या बोला गया, ग्रुप बोला गया। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या है, 7 पीरियड्स हैं और 8 क्या है, ग्रुप्स है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स पूछे जाते हैं, तो मेरिट्स क्या है, सबसे पहले मेंडलीव वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज ऑल दोज एलिमेंट दैट वर डिस्कवर्ड एट ए टाइम। उस समय डिस्कवर जितने एलिमेंट थे सबको अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया, प्लेस किया। साथ में मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ प्लेस उन एलिमेंट्स के लिए वैकेंट छोड़ दिया जिनकी डिस्कवरी उस समय तक नहीं हुई। डिस्कवरी के बाद वो एलिमेंट अपने प्लेस पे फिट हुए, किसी एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं किए। ये क्या है, बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी क्या है, मेरिट्स है। ये मेरिट्स हो गई। उसके बाद इससे क्या आसान हुआ, इससे आसान ये हुआ कि जो न्यू एलिमेंट्स थी उनकी डिस्कवरी क्या हो गई, आसान हो गई। सिंपल सी बात है, आपको बोला गया बाहर जाओ, एक आदमी है उसको बुला के लाओ, किसको बुला के लाओगे, लेकिन बता दिया गया ब्लैक कलर का क्या है, कैप पहना है, व्हाइट शर्ट पहना है, तो आपको खोजना क्या हो गया, आसान। तो सीधी सीधी बात है, एक एलिमेंट था जिसका एटॉमिक मास कितना है, 7 है, दूसरे का 9 है, दोनों के बीच में गैप है, तो वहां पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, उसका एटॉमिक मास 7 और 9 के क्या होगा, बीच होगा। तो न्यू एलिमेंट का एटॉमिक मास भी डिस्कवर करना क्या हो गया, इजी हो गया। साथ में न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी भी क्या हो गई, इजी हो गई। कैसे, मान लो जो 7 वाला है, सपोज करिए वो क्या है, मेटल है, जिसका 9 है वो नॉन मेटल है, तो बीच वाला क्या होगा, मेटल नॉन मेटल के बीच की कड़ी होगी वो, यानी कि क्या होगा, मेटलाइट्स होगा। तो Mendeleev was first scientist who arranged all those elements in their periodic table।
also he kept some vacant places for those elements that were not discovered at a time, और डिस्कवरी के बाद वो एलिमेंट वहां पे प्लेस कर दिए गए विदाउट एनी डिस्टरबेंस। साथ में उनके एटॉमिक मास को डिस्कवर करना, खोजना भी क्या हो गया, इजी हो गया। एलिमेंट की डिस्कवरी भी क्या हो गई, इजी हो गई। ये सब क्या है, मेनली पीरियोडिक टेबल के क्या है, मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, तो डीमेरिट्स में पहला तो आप यही लिखेंगे, देयर इज नो फिक्स प्लेस फॉर हाइड्रोजन। पहला डीमेरिट्स यही उठा के लिखना, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा है ना कि वो रखा तो गया है फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन उसकी सिमिलरिटी इधर उधर कहीं और होती है, इसलिए उसका कोई प्लेस नहीं है। दूसरी चीज, पीरियोडिक टेबल में कैसे मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया। कोबाल्ट और निकल में देख लीजिए, कोबाल्ट को पहले रखा है, एटॉमिक मास उसका क्या है, ज्यादा है। निकल को बाद में रखा, उसका एटॉमिक मास क्या है, कम है। ये सब एग्जांपल आप लिख सकते हैं। और दूसरी चीज ये डिमेरिट्स हो गई। तीसरी चीज क्या हुआ वहां पे कि आप देखेंगे ना कि ये जो हमारे आइसोटोप्स है, आइसोवर्स हैं, जिनकी डिस्कवरी उस समय तक नहीं हुई थी और उनके लिए कोई प्लेस भी नहीं था, ये भी क्या है, डीमेरिट्स है। तो 3 डीमेरिट्स अगर आपने लिख दिया तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर आप चलते हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आपने देखो बेस क्या बनाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपने पढ़ा होगा, हमारी किसी वीडियो में आपने देखा भी होगा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब मेंडलीफ ने जो बेस माना था एटॉमिक मास का, उन्होंने क्या बेस मान लिया, एटॉमिक नंबर का। हेनरी मोजले ने उसमें करेक्शन किया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या है, 7 हॉरिजॉन्टल्स रोज है, जिनको क्या बोला गया, पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं, 18, जिन्हें ग्रुप बोला गया। उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, SPDF, ये भी आपने पढ़ लिया है, ये समझ लिया आपने। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपका काम क्या हो जाएगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं, इतने से आपका काम आसान हो जाएगा। अब मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो आप जानते हैं, किसी पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो वही टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसे आप बना सकते हैं। यहां पे आपने लिखा मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, हेड बता रहा है इंक्रीज कर रहा है, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज कर रहा है। तो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज, यानी कि लेफ्ट वाले जो एलिमेंट है उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और राइट वालों का मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, कम करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा। और नॉन मेटेलिक इसका उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक क्या होगा कैरेक्टर, ये ऊपर वाले का ज्यादा होगा, जैसे जैसे बॉटम में जाएंगे ग्रुप में वो डिक्रीज करेगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हाँ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये आपने सिंपल चीजें आपने सीख लिया, आपका काम हो जाएगा। अब एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज तो आपको मालूम है, जैसे जैसे किसी ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जाने से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये एटॉमिक साइज जो है लेफ्ट टू राइट में क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो एटम्स है उनका एटॉमिक साइज ज्यादा है, और जो 17 ग्रुप के हैं, जो 18 ग्रुप के, उनका एटॉमिक साइज क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि किसी एक ही पीरियड्स में आप जाओगे, नंबर ऑफ सेल सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियाई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना आपने पढ़ लिया, ये चैप्टर से काम आपका हो गया। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फास्ट में देखिए इसको तुरंत। इसमें क्या करना है, सबसे पहले चारों आपने क्या किया, केमिकल इक्वेशन आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक राम अपने घर से निकलता है, श्याम अपने घर से निकलता है, दोनों अपने स्कूल में आ जाते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। C+O2 gives out CO2, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more reactant combine together form a single product, this is called combination reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है। राम श्याम स्कूल से निकले, अपने अपने घर जाएंगे, एक ही के घर नहीं जाएंगे ना, मोबाइल पे गेम खेलना है क्या, हाँ, तब जा सकते। दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन अलग अलग कैसे हो जाएंगे, उसको हीट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल आपने क्या लिया, CaCO3,
कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक जिसे कहते हैं, इसको गर्म कर दिया आपने तो क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा क्या, आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, उसमें Fe को डाल दिया, बन गया क्या, FeSO4 और Cu अलग हो गया, और उसी जो Cu है उसका ब्राउन कलर क्या होता है, जो आयन है, जो Fe है उसके ऊपर आ जाता है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace less reactive element from its solution, this is called displacement reaction। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब आप समझ लीजिए कि राम श्याम एक ग्रुप है, मोहन सोहन एक ग्रुप है, राम श्याम एक ग्रुप, मोहन सोहन एक ग्रुप। राम ने मोहन को पकड़ लिया तो जो श्याम है वो किसको पकड़ लेगा, सोहन को। मतलब एक्सचेंज हो गया किसका, एटम्स का। ये क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल हमने क्या बताया था, आपने पढ़ा होगा, वो एग्जांपल थोड़ा सा यहां पे देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसका, आपने पढ़ा है फिर भी देखिए क्या एग्जांपल यही था, AgNO3। Ag सुनते हो, AgNO3। उसके बाद क्या इसमें आपने ऐड किया, थोड़ा सा NaCl नकल, और देखिए बन गया क्या, NaNO3, NaNO3, NaNO3। नैनो गाड़ी चल रही है क्या आजकल, AgNO3, NaCl, NaNO3 बन गया और AgCl बन गया। AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया। ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने इतना पढ़ लिया, उसके बाद फिर क्या, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, द रिएक्शन और यू कैन से द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एडेड, या ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, या हाइड्रोजन क्या होता है इसमें से रिमूव होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। शॉर्टकट बता रहा हूं इसलिए ज्यादा नहीं। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में इसका उल्टा होता है, आइदर हाइड्रोजन एडेड और ऑक्सीजन रिमूव। ये क्या है, रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। इतना आपने पढ़ लिया इस चैप्टर से, आपका काम क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और इतना पढ़ लीजिए, कोरोजन क्या होता है वो आपको पता है, रस्ट फार्मूला क्या होता है, या P2O3.H2O। रस्टिंग को कैसे कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, यही सब आपको पढ़ना है। रेंसिडिटी क्या होती है, तो आपके पास क्या है, आपने बढ़िया से क्या है, कोई बेकरी का सामान रखा है, कुछ रखा है किसी डिब्बे में, डिब्बे को खोल के रख दिया, हवा उसमें लग गई, उसमें से क्या है, एक बैड स्मेल आती है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, मींस उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये टॉपिक्स आपने पढ़ लिया, आपका काम क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इतना आप पढ़ लीजिए। हाँ, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को मत भूलिएगा। एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन in which after reaction heat evolved, heat release, उसको क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक। मैंने बताया था, एक गधा था, उसके पीठ पे कुछ लदा था, वो पुल से जा रहा था, पानी में गिरा, जल के मर गया। क्या लदा था उसके पीठ पे, चूना लदा था, CaO लदा था, चूना। और यही जब चूना, ये देखो, ये चूना CaO, ये कहां पे गया, पानी में। जैसे ये पानी में गया, पानी में गया, बदल गई इसकी कहानी। जैसे ही गया पानी में, कहानी बदल गई। क्या हो गया यहाँ पे, CaOH ट्वाइस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या, यहाँ पे हीट रिलीज हुई। तो ये कैसा रिएक्शन है भाई, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब आउट होना, एक्सोथर्म मतलब क्या, हीट। द रिएक्शन इन विच आफ्टर रिएक्शन हीट इवॉल्व, हीट रिलीज इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, द रिएक्शन इन विच ड्यूरिंग रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल क्या है, अभी तो आपने पढ़ा है ना, अभी पढ़ा आपने CaCO3। इसको हीट कर रहे हो भाई, हीट कर रहे हो मतलब हीट दे रहे हो, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तब ना ये ब्रेक हो रहा है। CaO और किसमें, CO2 में। ये क्या है, ये डीकंपोजिशन है, लेकिन एक तरह से ये क्या है, एक्सोथर्मिक। इतना आपने पढ़ लिया बच्चों, तो समझ लीजिए आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो, चाहे आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, ये 3 चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएंगे।